नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आरएसएस के दफ्तर पर ताला लगेगा क्या? यही बड़ा सवाल बड़ी खबर के साथ हम लेकर आए हैं। और इस खबर की जननी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जो काम आज कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के एक प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, जिस काम के दिशा में कदम बढ़ाती नजर आ रही है, अगर यही काम 50 के दशक में जो नेहरू आज रोज गाली खाते हैं ना, अगर यही काम नेहरू ने कर दिया होता तो आज वाकई इस देश में बहुत अमन चैन सुकून होता। वाकई वाकई ये देश हमारा दुनिया में सबसे खूबसूरत देश होता। इसकी खूबसूरती में कोई दो राय नहीं है, जहां पे इतनी बोली भाषा जाति धर्म के लोग हैं। लेकिन 50 के दशक में अगर यही काम किया होता जो काम आज मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र राहुल गांधी के गृह मंत्री, जैसे कहते मोदी के गृह मंत्री शाह, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कर्नाटक के गृह मंत्री, लेकिन हम कहेंगे राहुल गांधी गृह मंत्री। जो काम राहुल गांधी गृह मंत्री कर रहे हैं, काश ये काम हुआ। मैं भारत की ऐतिहासिक भूलों की अगर कभी सूची बनानी होगी तो नंबर 1 पर रखूंगा, नंबर 1 पर। बाकी सारे लोग कहते हैं ऐतिहासिक भूल ये हुआ, बंटवारा हुआ, सब ठीक। 2 नंबर 3 नंबर पे हो जा सकते हैं, 1 नंबर पे उसी समय अवैध नाजायज संगठन पर ताला क्यों नहीं लगवाया। अब चिट्ठी लिखी है खड़गे ने, प्रियांक खड़गे, जूनियर खड़गे ने चिट्ठी लिखी तो मोदी एंड कंपनी में हड़कंप मच गया है। बही खाता कागज कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं है। और ये दिन भर गिनवाते हैं, हमारी शाखाएं 10,000 जगहों पर लगती है, हमारी शाखा में 10 लाख लोग आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, बड़े गर्व से बात करते हैं। कागज मांगा तो कुछ नहीं, और ये पूरे दुनिया से कागज मांग रहे हैं, पूरे देश से कागज मांग रहे हैं, सबसे कर। जिसका अपना कागज नहीं, जिसकी अपनी बल्दियत नहीं है, वो पूरे देश में पहचान कर रहा है कौन देसी, कौन विदेशी, कौन घुसपैठिया, कौन देशभक्त। अरे अपना कागज दिखाओ, तब आकर सामने बतियाओ। लाओ हेमंत भाई जोड़ो, फिर हम दिखाते हैं चिट्ठी, और चिट्ठी में क्या लिखा है। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन एक है, हेडलाइन ज्यादा लगेगी नहीं, किसकी हिम्मत है हेडलाइन लगाने, लेकिन लोकमत ने लगा दिया है, बाद में हो सकता हटा दे, तो हमने फोटो ले लिया। आरएसएस को कराना होगा रजिस्ट्रेशन और देना होगा टैक्स। कर्नाटक के मंत्री, गृह मंत्री लिखना चाहिए। प्रियांक खड़गे ने मोहन भागवत को लिखी खुली चिट्ठी। दरअसल गृह मंत्री की हैसियत से वो अपने प्रदेश के, अपनी चौहद्दी के बारे में वो ये मतलब उनके पास ये अथॉरिटी है, कब्जाया हुआ हक नहीं, अथॉरिटी है कि वो कर्नाटक में कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी गतिविधि उनको लगती है कि यह गतिविधि संदिग्ध है, इस गतिविधि के लोग पीछे कौन से लोग हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं है, तो उनके पास ये अधिकार, वो मांगे और मांगे नहीं, वो सामने खड़ा कर दें, पेशी लगवा दें, ये अधिकार है। जैसे पूरे देश की पेशी जायज नाजायज किसी भी मामले में अपने दिल्ली वाले शाह करते हैं। चिट्ठी लाइए, चिट्ठी लाइए, चिट्ठी एक बार बस बांच दिया जाए और फिर समझा जाए पूरा मामला। ये लिखते हैं प्रियांक खड़गे, गृह मंत्री कर्नाटक। सेवा में श्री मोहन भागवत जी, सह संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर। विषय अस्तित्व के 100 वर्ष पूरा करने पर बधाई और संगठनात्मक स्थिति पर कानूनी स्पष्टीकरण का अनुरोध। प्रिय महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे करने पर बधाई देता हूं। एक ऐसा संगठन जो भारत और विदेशों में 60,000 से अधिक शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों के होने का दावा करता है, उसका सार्वजनिक जीवन और समाज में निसंदेह एक महत्वपूर्ण स्थान है। सटीक रूप से इसी पैमाने, प्रभाव और पहुंच के कारण आरएसएस को पारदर्शी, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों पर खरा उतरना चाहिए। यहां तक तो और मजा आया, अब आगे और मजा आएगा। आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा जारी वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में संगठन की महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
जहां 4127 दैनिक शाखाएं, 1389 साप्ताहिक मिलन और 60 मासिक मंडलियां कार्यरत हैं। आरएसएस का सार्वजनिक लामबंदी का काम उतना ही व्यापक है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन ने 2194 समाजोत्सव आयोजित किए, जिनमें 19,61,158 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये सिर्फ कर्नाटक का डेटा दे रहे हैं, वो अपना अधिकार से बाहर नहीं जा रहे। आप राज्य भर में 562 रूट मार्च आयोजित करने का भी दावा करते हैं, जो आमतौर पर 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, जिसमें गणवेश यानी यूनिफॉर्म पहने 2,21,963 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कुल मिलाकर ये आंकड़े दैनिक कैडर निर्माण, साप्ताहिक और मासिक संपर्क कार्यक्रमों, बड़े सार्वजनिक आयोजनों और यूनिफॉर्म में होने वाले रूट मार्चों के माध्यम से पूरे कर्नाटक में संचालित एक विशाल, अनुशासित और गहरी पैठ वाले नेटवर्क को दर्शाते हैं। इतनी व्यापक संगठनात्मक उपस्थिति, विशेष रूप से जब इसमें नियमित सार्वजनिक लामबंदी, यूनिफॉर्म में रूट मार्च और बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क शामिल हो, को एक निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता। मतलब इतना बड़ा जब व्यवस्था आपका है तो ये पर्सनल नहीं हो सकता है। यह इसकी कानूनी स्थिति, जवाबदेही और वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक व्यवस्था, अनुमतियों, वित्त पोषण के स्रोतों, यानी आपकी फंडिंग कहां से है, दुनिया फंडिंग चेक करते हो, और भारत के संविधान व कानूनों के अनुपालन के बारे में वैध सवाल खड़े करता है। इसलिए हम आरएसएस से अनुरोध करते हैं कि वह अपने अधिकृत पदाधिकारियों को यह समझाने के लिए प्रतिनियुक्त करे कि इतने बड़े पैमाने का संगठन किस कानूनी आधार पर गुमनामी के साथ और लागू कानूनों के तहत कानूनी इकाई या व्यक्तियों के निकाय के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत हुए बिना काम करना जारी रख रहा है। समझ रहे ना, कैसे कैसे। अब इसका जो अगला पन्ना भी देखिए। एक संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संगठन, चाहे वह कितना भी पुराना हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी प्रभावशाली हो, जांच के दायरे से ऊपर नहीं रह सकता है, कितना भी बड़ा हो। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले प्रत्येक नागरिक, संघ, संस्थान और निकाय से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। भारत में सरकारी लाभ उठाने के लिए एक सफाई कर्मचारी को भी पंजीकृत होना पड़ता है, झाड़ू लगाता है बेचारा। प्रत्येक धार्मिक संस्थान और धार्मिक ट्रस्टों का ऑडिट किया जाता है। धर्मार्थ निकायों, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटियों, कंपनियों और अन्य संस्थानों के लिए अपनी संरचना और गतिविधियों, वित्त और आय के स्रोतों का खुलासा करना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में यह पूरी तरह से उचित और आवश्यक है कि आरएसएस भी आगे आए और निम्नलिखित जानकारी सार्वजनिक डोमेन में रखे। क्या क्या रखना है? इसकी कानूनी स्थिति और संगठनात्मक संरचना, ये दोनों रखिए, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना कहाँ है। इसके पदाधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण, जब आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसमें किसका किसका नाम है। दान, योगदान और आय के स्रोत, ये दिल्ली में अरबों जो हवेली महल खड़ा हुआ है, कैसे हुआ बताओ कुछ। क्या लागू टैक्स का भुगतान कानून के अनुसार किया जा रहा है? वह कानूनी आधार जिसके तहत औपचारिक पंजीकरण के बिना संगठनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, किस बेस पर, कौन से अनुच्छेद में लिखा है बताओ। वह संवैधानिक और वैधानिक ढांचा जिसके तहत यह बिना सार्वजनिक जवाबदेही के इतने बड़े पैमाने पर काम करने के अधिकार का दावा करता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, रूट मार्चों, सामूहिक सभाओं और अन्य आयोजित गतिविधियों के लिए अनुमतियों और प्राधिकरणों और अनुपालन तंत्र का विवरण। कितने जगह रूट मार्च करते हो, परमिशन दिखाओ। यहाँ बिना परमिशन के तो लाठियां बरसती हैं कांग्रेसियों पे। एक संगठन जो नियमित रूप से राष्ट्रवाद, अनुशासन और कर्तव्य की भावना जगाता है, उसे पारदर्शिता, अनुपालन और भारत के संविधान के प्रति सम्मान के माध्यम से भी इन मूल्यों को प्रदर्शित करना चाहिए। आरएसएस खुद को उन्हीं मानकों से छूट देते हुए आम भारतीयों को नियम का पालन करने के लिए नहीं कह सकता। यदि श्रमिकों, छोटे संघों, धार्मिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और नागरिकों से पंजीकरण करने, खुलासा करने, ऑडिट कराने और टैक्स का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, तो आरएसएस को भी देश के नियमों का पालन करके एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए।
इसलिए हम आरएसएस से आह्वान करते हैं कि वह अपनी शताब्दी के अवसर का उपयोग केवल उत्सव मनाने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक आत्मनिरीक्षण के लिए भी करे। वह अपने 100वें वर्ष में भारत को जो सबसे अच्छी श्रद्धांजलि दे सकता है, वह है खुद को पंजीकृत करना, अपनी गतिविधियों और वित्त का खुलासा करना, सभी लागू करों का भुगतान करना और भारतीय कानून के दायरे में एक पारदर्शी और जवाबदेह संगठन के रूप में कार्य करना। हम एक औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उपरोक्त मामलों पर चर्चा करने के लिए आपके अधिकृत पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। प्रियांक खड़गे, गृह मंत्री कर्नाटक। ठीक है, बस अब पहले इसी पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आएंगे, सुनाएंगे मोहन भागवत। मोहन भागवत को सुनाएंगे, इसलिए मैं पहले बता दूं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मोहन भागवत इस देश के संविधान से ऊपर है। उनकी भाषा, और मैं पूरी जिम्मेदारी कर रहा हूं, वो भाषा सुन के आपके भीतर अगर आप वाकई देशभक्त है ना, तो आप बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ये व्यक्ति देश के कानून से ऊपर है। ये भाव इस देश पर के कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और अगर ये लोग हैं तो इसका मतलब ये देश के दुश्मन हैं, अगर हैं तो ऊपर। हेमंत भाई, इस चिट्ठी की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दौर में मातृ संस्था के निष्ठावान कार्यकर्ता इस देश को चला रहे हैं, उस दौर में मातृ संस्था से हिसाब किताब मांगने का साहस, ये कितना प्रासंगिकता इसकी, और इस प्रासंगिकता पर ये क्या पहले नहीं हो जाना चाहिए था? कांग्रेस की चूक भी है इसमें, मैं निजी तौर पर मानता हूं, भले लोग न माने। देखिए आशीष भाई, ये बहस लगातार इस देश में पिछले 3-4 दशकों से लगातार चल रही है, और एक बात समझ से परे है, पूरे देश के सिस्टम के समझ से परे है कि इतना लंबे समय तक, 100 साल तक, लाखों स्वयंसेवकों और करोड़ों सदस्यों वाली एक संस्था, ना तो उसकी कोई मेंबर्स लिस्ट है, ना उसके कोई पदाधिकारियों की ऑफिशियल सूची है, ना उसके खाते का कोई जिक्र है, ना कोई उसका पंजीकरण है। इस पे लगातार बहस आ रही है, लगातार बहस चल रही है, और इस पे किसी का कोई ध्यान। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर नेहरू जी ने ये काम ठीक कर दिया होता तो शायद दशा और दिशा कुछ और होती, इसमें कोई शक नहीं है कहने के। जो जब हिसाब मांगा जाता है, तब किस तरीके के कुतर्क दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये मसला उठा तो आपको पता है भागवत साहब ने क्या कहा? सोच करके देखिएगा, सारे दर्शकों के लिए सवाल छोड़ रहा हूं कि क्या हिंदू धर्म रजिस्टर्ड है? गजब देखिए आप, ये कुतर्क की सीमा से आगे की चीज है। मतलब आप एक संगठन को, जिसको इस देश के परम यशस्वी प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से एनजीओ कह चुके हैं, कहा कि नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ जिससे हम संबंध करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसके ऊपर पूरा विवरण दिया लंबे समय तक, लाल किले पर पहली बार जिक्र हुआ, आपको याद है? तो एनजीओ के लिए तो इस देश के अंदर कानून है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक, कोई भी छोटी सी, आप छोड़ दीजिए करोड़ों लाखों की संख्या की बात छोड़ दीजिए, गांव के अंदर अगर आपने 4 साथियों ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव की बस चलानी, बस छोटी सी बस लोगों की सुविधा के लिए, क्या वो रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं? बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। आपको कुछ महिलाओं के साथ, कुछ उनके साथ स्वयं रोजगार के लिए कोई दुग्ध संस्था बनानी, कोई एमएसएमई बनानी, कोई स्मॉल स्केल चीज बनानी, उसके लिए कानून है कि नहीं? या बिना रजिस्ट्रेशन के कुछ हो जाएगा? मैं तो केवल एक ही बात से स्तब्ध हूं कि ये कौन सा ऐसा क्लॉज है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसके पास अरबों रुपए की संपत्तियां, करोड़ों की नहीं, आपने ठीक कहा, अरबों रुपए की संपत्तियां। आशीष भाई, दिल्ली के अंदर झंडेवालान में इनका दफ्तर देख लीजिए, उसको देख के वास्तव में लगेगा दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ। वो कैसे बना होगा आशीष भाई? 50,000 रुपए से ऊपर ना तो आप नगद ले सकते और ना नगद दे सकते, आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्या इस देश के अंदर 2 संविधान है, एक आरएसएस के लिए और बाकी सारे 144 करोड़ लोगों के लिए, या जो बच गए 143, 142 जो भी बचे, क्या उनके लिए अलग संविधान है? बेसिक प्रश्न पूछ रहा हूं बस। और नेहरू जी ने वास्तव में अगर ये चीज की होती तो हकीकत में आज कोई परिस्थिति दूसरी होती। मैं तो आपको ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूं कि जिस संस्था के खाते में 50,000 लाख रुपए जो उसके सदस्यों के अंदर बांटने हैं, उसके लिए भी जरूरी है। आप पानीपत आके देखिएगा, कितना बड़ा आरएसएस का कैंपस है, मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। आपने तो एक झंडेवालान का जिक्र किया,
और ऐसे ही देश के अंदर ये पूरी की पूरी परिसंपत्तियां व्हाइट में पैसा कैसे दिया होगा? खरीदी तो होंगी। अच्छा, खरीदी नहीं भी होंगी, आपने गिफ्ट कर दी, उसके बाद भी रजिस्ट्री का चार्ज तो लगता ही है, वो भी व्हाइट में जाता है। अमेरिका के अंदर आप लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हो, वो भी ब्लैक में नहीं जा सकता। वो खाते चल कैसे रहे आशीष भाई? पैन नंबर के बिना, रजिस्ट्रेशन के बिना, या फिर या ये मान लें हम कि इसका अकाउंट नहीं है, या ये मान लें आपने ये तो कह दिया कि हिंदू धर्म का पंजीकरण नहीं है, निश्चित तौर पे किसी भी धर्म का पंजीकरण नहीं, किसी का नहीं। जब से प्रियंक खड़गे ने ये चिट्ठी जारी की ट्विटर पे, आपको पता है उनको कितनी गालियां पड़ रही है भयंकर तौर पे। आज आईटी सेल को और कोई काम नहीं था सुबह से, क्योंकि मोदी जी का तो डंका फट गया, वो टेलीप्रॉम्प्टर वगैरह दिखा दिया, आप लोग भी तो शरारती हो ना, तो सबरों को ये टास्क दे दिया कि प्रियंक खड़गे को लाइन पे लो। उनका जो हाल कर रखा है ट्विटर पर, उनकी टाइमलाइन देखिएगा, जो मोदी जी का होता है ना, वैसी परिस्थिति प्रियंक खड़गे की टाइमलाइन की पास। आपने किसी मुस्लिम संगठन को कहा, आपने किसी क्रिश्चियन संगठन को कहा, मैं तो कहता हूं कि कोई भी संगठन हो, वो देश के संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है? जितने भी संगठन हैं उन सब के ऊपर लागू होना चाहिए, कहां दिक्कत है इसके अंदर? एक आरएसएस का सवाल नहीं है, जितने भी बड़े पैमाने के संगठन हैं जिनके लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, उनका क्यों नहीं होना चाहिए? और आरएसएस को अब तक इससे छूट कैसे मिलती है? एक छोटी सी घटना बताता हूं, आपको रिलेट कर पाएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव था आशीष भाई, आपको पता है कि इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाला चंदा टैक्स फ्री, पता है ना आपको? सारे देश को पता है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिया आपने, सब जगह धक्के खा लिए उन्होंने, सब जगह टक्कर मार लिया, अपेलेट अथॉरिटी में, कोर्ट में, यहां वहां। वो अकाउंट खुले क्या? चुनाव चला गया। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी चलती ही चंदे से है और किसी कारण से उनका जो भी रहा हो, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, अकाउंट सील हुए कि नहीं, अकाउंट फ्रीज हुए कि नहीं? इसी सरकार ने किए। मोदी जी खुद कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़े एनजीओ। तो मेरा बहुत ही साधारण सा सवाल है कि पंजीकरण कराने में कहां समस्या है, क्यों समस्या है? केवल इसका जवाब है। आप चिट्ठी पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था ध्यान से, आपने कहा साहब ट्रांसपेरेंसी, चिट्ठी में लिखा हुआ है अकाउंटेबिलिटी, ये दो ही शब्दों से तो नफरत है। आरएसएस को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी का जो ट्रस्ट है पीएम केयर्स, जिसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ, खुद कैबिनेट के सदस्य उसके ट्रस्ट के अंदर, वो आरटीआई से बाहर है। और अब तो आपको जानकर और हैरानी होगी कि वो पार्लियामेंट की जो क्वेश्चनिंग होती है, जो संसद के अंदर सवाल लगाते हैं सांसद, उससे भी बाहर करवा दिया उसको। फिर आप अकाउंटेबिलिटी बात कर रहे हैं। कभी आप सोच करके देखिएगा कि जिस खाते में हजारों हजार करोड़ रुपए जमा हो, किसके पैसे पता है आपको? सैनिकों ने दिए अपनी तनख्वाह में से पिटवा के, कोविड के टाइम अर्धसैनिक बलों ने दिए, मैंने आपने जितनी हमारी गुंजाइश थी हमने दी, तमाम कंपनियों ने दी, देशी ने दी, विदेशी ने दी, चीन की कंपनियों ने भी दी, और उनका भी हिसाब नहीं दोगे आप। और प्रधानमंत्री का नाम जिसमें सीधा जुड़ा हुआ है पीएम केयर्स, कभी आपने सुना था ऐसा? तो फिर जब वही नहीं करते तो आरएसएस क्यों करेगा? और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना इसमें नेहरू ने ध्यान दिया, ना इंदिरा गांधी ने ध्यान दिया, ना बाकी के प्रधानमंत्री, किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नो कैटेगरी, कैन नॉट बी ए कैटेगरी। अगर फिर वो है तो उसमें तो फिर तमाम लोग इसी तरीके की चीजें करके उससे बाहर हो जाएंगे, फिर संविधान और देश कैसे चलेगा? और उसको लेकर के होना तो ये चाहिए कि आपने मेरे को कोई आशीष भाई कमी बताई कि यार तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो आई शुड बी थैंकफुल टू यू कि आपने अच्छा किया भाई, कल को किसी पचड़े से बचा दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं कह रहा हूं कि आशीष भाई आप गलत हो और पंजीकरण की जरूरत नहीं, मैं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इस बात पे आपकी ट्रोलिंग करवा दूंगी। ये नया भारत है, ये विकसित भारत है, ये जवाब मुक्त भारत है, ये सवाल मुक्त भारत है, ये पारदर्शिता भी है कि हम नहीं बताएंगे, जाओ जो करना करो। प्रियंक खड़गे की चिट्ठी की भाषा देखिएगा, इससे संयमित, बधाई के साथ, मोहन भागवत साहब बड़े भी हैं उनसे, तो उस पूरे मान सम्मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए कितनी शालीनता से एक प्रदेश का गृह मंत्री है, लैंड ऑर्डर की उसकी जिम्मेदारी है, बहुत तरह की चीजें होती हैं, परमिशंस होती हैं, ये दुनिया भर की चीजें। अगर उसने ये कह दिया कि साहब आपको इन सब चीजों पे संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए, उनकी ट्रोलिंग किस बात की हो रही? पप्पू का चेला है, मुसलमानों से करवा लो ना, क्रिश्चियन से करवा लो ना, ये सब चल रहा है। और मोहन भागवत ने तो त्रिशूर में जो दिखा भाषण दिया था, वो तो ऐतिहासिक याद है आपको सवाल। और मैं चाहता हूं एक बार दर्शकों को वो भी दिखाई दीजिए आप, कि और क्लैरिटी हो जाए। वो दिखा देते हैं और 2-3 पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में। पहली चीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स,
दुनिया का कौन बुद्धिमान है जो कहता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है इसलिए हम कुछ नहीं करवाएंगे? कोई भी समूह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ही होता है। yes. समूह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से ही बनता है समूह। ये कैसे नॉनसेंस टाइप बातें करते हैं कि कुछ भी ऐसे बोल देते हैं, उस शब्द को ऐसा कर देते हैं। ये अपने देश के साथ दरअसल खिलवाड़ करते हैं। ये जानते हैं कि इस देश को हम अशिक्षित रखे हुए हैं, हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, भक्तों को लगेगा ऐसा कुछ है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो ये मान करके कहेंगे है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इस देश में आप यकीन करो, अगर 4 दिन आप इसको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को फैला दो, आप 5वें दिन चले जाओ और संघ के शाखा में पूछ लो कि भाई साहब कहाँ है रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, तो कहेगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये इसलिए कह रहे हैं समूह ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत भाई ने कहा कि संविधान संघ के लिए एक और बाकी के लिए एक है। ना, संविधान संघ के लिए है ही नहीं है। ये बात मोहन भागवत फिर साबित कर रहे हैं। जब संविधान को इन सबने रामलीला मैदान में फूंका था ना, उस दिन से आज तक ये सत्ता की मजबूरी, सत्ता के लोभ में जो मजबूरी है, उसी मजबूरी में संविधान शब्द जुबान से बोलते हैं। ये आज भी संविधान को नफरत करते हैं। अगर संविधान को ये नफरत नहीं करते, संविधान से इनको नफरत नहीं होती, तो ये संविधान को की पालना करते, उसको मानते, संविधान के तहत बाकी सबके लिए जो नियम है वो भी करते। ये रजिस्ट्रेशन न करवा के, टैक्स न देके, ये बार बार बाबा साहेब के संविधान को चुनौती देते हैं कि देख लो भीमराव अंबेडकर, मैं तुम्हारे संविधान को नहीं मानूंगा। ये चुनौती देते हैं। ये मैं कह रहा हूं, मेरे आरोप है, इस आरोप को खंडित करने वाला आवे सामने। ये चुनौती देते हैं कि देख लो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं नहीं मानूंगा आपके संविधान को। आपके संविधान से पूरा देश चलता है लेकिन संघ नहीं चलेगा। और ज्यादा इसलिए भी इनको चिढ़ है क्योंकि उसी नागपुर में दीक्षा भूमि है, उसी नागपुर में बाबा साहेब ने, उसी नागपुर में इस देश को एक नई दिशा दिखाई थी। इसलिए और चिढ़ है। एक तरफ बाबा साहेब की पुण्य भूमि, दूसरी तरफ ये सब बैठे हैं, इसलिए नहीं मानेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, ईसाई मुसलमान, ये जितने लोग ट्रोल करने वाले हैं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ना संघ। 500 लोगों का संगठन लेके आओ, 500 लोगों का, 500 का, जिसके पास कोई कागज पत्र रजिस्ट्रेशन ना हो। 500 लोगों का संगठन ले आओ, 50 प्रोग्राम करूंगा, लेकिन शर्त होगी कि उस पे 50 प्रोग्राम करूंगा, तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे अपना। तुम एक लाओ तो ये बेग जो होता है ना, कि बेग एकदम मतलब बिल्कुल ऊल जलूल, खाली कुछ भी बक के भाग जाओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप गिनवाओ तो, आप नाम बताओ कौन था। मैं जानता हूं बिना रजिस्ट्रेशन वाला संगठन। अब मैं नाम लूंगा तो कहोगे उससे तुलना कर दी। मैं जानता हूं बिना रजिस्ट्रेशन वाला। आईएसआईएस का मुझे नहीं जानकारी है कि कोई रजिस्ट्रेशन था। आईएसआईएस की कोई रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी है आपको हेमंत भाई? तो आईएसआईएस का रजिस्ट्रेशन नहीं था तो हम भारत में उसके लिए डिमांड भी नहीं कर सकते कि भारत सरकार के तहत रजिस्ट्रेशन। आप भारत में लाओ, अगर न चलाओ तो देशद्रोही पहले ही कहते हो, मुहर लगा देना। और क्या, इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं भैया? लाओ तो आप बताओ तो। 4 दुनिया का सबसे, आपके 10 लाख स्वयंसेवक घूम रहे हैं और आप कह रहे हो उसके चाय के दुकान पर भी 2 लोग खड़े हैं। बताओ, वो भी चाय का दुकान, हम पूछ रहे हैं बताओ, हम भी तीसरे चले जाए पी लें, चाय की दुकान नहीं बताओगे? ऐसे कैसे भाई? देश है, मजाक थोड़ो है। मजाक आप लोग बना दिए 12 साल में। नहीं तो देश था, मुल्क था, वतन था जिस पर हमें फक्र था। 12 साल मजाक बना के रख दिया। सुनिए जरा है इनको, हेमंत भाई सुनिए, जिसको आप सुनना चाहते थे सुन लीजिए। सुनाओ भैया। Had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on.
And we are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10, 15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. So I don't need to respond. Sangha started in British times. And Sangha started as a public will. I narrated you how that churning of minds went on. And the all accepted conclusion was taken up and worked upon. That was the Sangha. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows they banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? Say, all this is politics, nothing serious. They want to, in some way, on one side hamper the Sangha work, on side create doubts in the minds of people. But that is no more possible because people know us. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such an enormous outreach in this year. In every block, we had Hindu Sammelan. So all these things, they are not possible if we are secretive. On Karnataka's Home Minister's letter, what is your response? I don't need to respond. क्या इसका मतलब हुआ? आप आशीष चित्रांशी के लिए बिल्कुल साफ कर सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है, आई डोंट नीड टू रेस्पॉन्ड. हेमंत अत्री को आप कह सकते हो. हमारे पास अथॉरिटी नहीं है. हम सवाल करते हैं अपने विधा में, अपनी पत्रकारिता की वजह से सवाल करते हैं. लेकिन एक होम मिनिस्टर जो है वो अथॉरिटी है. आई डोंट नीड टू रेस्पॉन्ड वही कह सकता है जो उस अथॉरिटी को नहीं मानता. और वो अथॉरिटी इंडिविजुअल की नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जो नहीं मानता है, दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है. हेमंत भाई, एग्जैक्टली 100%. इस पूरी जो वक्तव्य इन्होंने दिया है, ये इसी के रिस्पॉन्स में दिया है, जो चिट्ठी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं. ओपनिंग है, आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड. खत्म बात. आगे की तरफ चलिए. ये सत्ता का अहंकार होता है. अगर 1900 क्या कहा मोहन भागवत जी ने, आदरणीय परम आदरणीय मोहन भागवत जी ने, कि 1950 में हमने सरकार को अपना संविधान दिया, किसी ने हमें रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कहा, हमने नहीं कराया. यही कहा ना उन्होंने. कोई एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप गलत कहूं तो दर्शक मुझे पकड़ ले. अब एक सरकार का गृह मंत्री कह रहा है, राज्य की उसी संविधान के तहत बना हुआ उसी भारत के राज्य का एक गृह मंत्री कह रहा है कि साहब आपको पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. इन्हीं की बात पे कह रहा हूं मैं. तो आप करा लीजिए. आपने ये कहा ना कि 1950 में हमने दिया था सरकार को, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कहा, तो अब तो कह दिया, अब करा लीजिए. केवल कर्नाटक के लिए ही करा लीजिए. दूसरा सवाल, माननीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा कि इस देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है. तो मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि आपके स्केल पे काम करने वाली ऐसी 3 चीजों के नाम बताएं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं. केवल 3 का. एक. दूसरा, आपने क्या कहा कि हिंदू धर्म
रजिस्टर्ड नहीं है। इसको किस श्रेणी में रखेंगे आप, तर्क में या कुतर्क में? हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसका आरएसएस से क्या लेना देना है? या संसद के अंदर जो राहुल गांधी कह रहे थे कि आरएसएस हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, हिंदू उससे आगे है, हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। हम सब हिंदू हैं, कहां समस्या है इसके अंदर? तो आशीष भाई, ये जो पूरा आपने वक्तव्य दिखाया ना, ये सत्ता का चरम अहंकार है, हमारे संविधान की विशुद्ध तौर पर अवमानना है, अवमानना। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकारों ने पहले नहीं किया तो अब तो एक प्रदेश का गृह मंत्री कह रहा है, और आपने इतने सारे सवालों को एक वाक्य में निपटा दिया, आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड। आप बताइए ना कि आप, मैं कह रहा हूं आप, मैंने कहा आशीष भाई ये काम कर लो, आपने कहा भाई नहीं करता, तो कारण तो बता दो क्यों नहीं करोगे? संविधान गलत है, रजिस्ट्रेशन एक्ट गलत है। जिस देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पे कह रहा हो कि हमारी सबसे बड़ी एनजीओ, तो एनजीओ के लिए तो कानून है भाई। या प्रधानमंत्री ने अपने शब्द वापस ले लिए, मुझे तो नहीं जानकारी। एनजीओ क्यों रजिस्टर नहीं होना चाहिए? कहते कि सरकार ने हम पे बैन भी लगाया था, इसलिए सरकार को पता है कि आरएसएस है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना चंदा वगैरह जो भी लेते हैं उसका हिसाब दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियां भी देती, हर संस्था देती है, हर संगठन देता है। आपने अब तक नहीं दिया, छोड़ दीजिए, अब से देने में क्या परेशानी है? ये तो वही बात है कि संविधान की अवमानना करनी है, आई डोंट केयर, इसके अलावा कुछ। ये अप्रोच, ये 100% कांग्रेस पार्टी की आपराधिक लापरवाही है। ये कहने में मुझे कतई कोई गरज नहीं, आपराधिक लापरवाही। भाई साहब, यहां तो 50 रुपए के ऊपर टैक्स का नोटिस आ जाएगा, और ये हजारों करोड़ रुपए का हर साल का बजट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जमीनें, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये कहां से हो रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी देश की सबसे पुरानी, उसके अकाउंट फ्रीज कर देते हो, आपसे कोई हिसाब भी ना मांगे। ये कैसे होगा? कारण तो बता दीजिए कि आपको ये स्पेशल वो है कि भाई एग्जेम्पशन है किसमें। मैं कहता हूं ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर, आपकी इच्छा है ना कौन से कानून के तहत कराओ, लेकिन अनरजिस्टर्ड कैसे रहेगा? और प्रियांक खड़गे कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि जो कांग्रेस में उनके पूर्वज थे, उनकी गलती को सुधार रहे हैं, तो गलती तो कभी भी सुधारी जा सकती है। उन्होंने चिट्ठी लिखी ना आपको, और ब्लैटेंटली आप कह रहे हो कि आई डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड। इसको देखना पड़ेगा आपको कि ये सारी चीजें आज से नहीं। जब देश का संविधान बना तब रामलला मैदान के अंदर क्या कहा कि भारत के संविधान में भारतीय क्या है, ये कहा गया था नहीं, कोट एंड कोट। संविधान को जलाया गया था नहीं रामलला मैदान के अंदर। कितने सालों के बाद तिरंगे को अपनाया गया था, याद होगा ना? किसी ने तिरंगा लगा दिया नागपुर मुख्यालय में, उन पर पर्चा दर्ज करा दिया था, याद होगा ना? देश का 2 हिस्से होने चाहिए, हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग। ये थ्योरी कहां से आई थी, याद होगा ना? और आज की तारीख में विभाजन विभीषिका दिवस कौन मनाता है, ये भी याद होगा ना? तिरंगा सम्मान यात्रा कौन निकालता है, ये भी याद होगा ना? सबसे जवाबदेही और पारदर्शिता कौन मांगता है, ये याद है कि नहीं आपको? सारे काम सबसे करेंगे, हम नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट यू कॉल माई वे और हाईवे। इस सारे के लिए 100% कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी की जो भी लीडरशिप रही है वो जिम्मेदार है। और अगर प्रियांक खड़गे इस गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर कोई भी आदमी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है, ना हो सकता है और ना होना चाहिए। कोई संगठन हो, आपने कहा जितने समय कह रहा हूं हर एक संगठन रजिस्टर्ड होना चाहिए एज पर द एक्ट, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नोबडी इज ओवर एंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी है उसके साथ जो करना है करो, लेकिन सब एवरीबडी शुड बी ब्रॉट टू द रजिस्ट्रेशन बुक। कम से कम पता तो लगे। हजारों करोड़ रुपया, मैं तो कह रहा हूं हमारे पास तो 10 रुपए फालतू हो तो उस पर टैक्स का नोटिस आ जाता है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। तो आप तो संविधान से ऊपर हो गए ना। और जो मोदी जी का, एक बात मोदी जी की मैं 100% सहमत हूं, वो आरएसएस की तरह ही संविधान से ऊपर है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए जिस ट्रस्ट के चेयरमैन है वो पीएम केयर्स के, उसमें अमित शाह भी हैं, उसमें राजनाथ भी, कैबिनेट के मंत्री, वो आरटीआई की परिभाषा से कैसे बाहर है? वो एनुअल ऑडिट उसका सीएजी का क्यों नहीं आना चाहिए बाहर? तो जो मात्र संगठन करता है वही संविधान के तहत आए हुए लोग भी कर रहे हैं, और इस देश में कहीं कोई बहस नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई चर्चा नहीं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण। संविधान विरोधी सोच से जो आया है वो संविधान पर ऐसे करने से मतलब क्या हो जाता है, एक्टिंग से। मैं वही बात फिर कहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप नहीं रिस्पॉन्ड करें वो आपका अधिकार है, लेकिन प्रियांक खड़गे फिर कर रहा हूं होम मिनिस्टर के हैसियत से एक चिट्ठी, एक नोटिस, एक चिट्ठी अमित शाह जारी कर दे, इस देश में कोई कह दे कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बता दो। गजब का। और संघ इसके तो इसका तो रजिस्ट्रेशन, और ये हकीकत है, मैं तो आज नहीं बार बार कहता हूं, अगर नेहरू के जीवन की एक गलती हमें वो करनी हो तो नेहरू जीवन में कोई और गलती नहीं पाता, एक ही गलती मिलती है, एक ही गलती, इसको बकस देना। जिसका इतिहास अपने जन्म के समय से, जिसका इतिहास संदेहास्पद रहा है, विवादास्पद रहा है, उसका कागज पत्र तो और मांगा जाना चाहिए, उसका तो और मांगा जाना चाहिए। मोहल्ले में कोई भी संदिग्ध होता है तो चुनाव से पहले उसको पर्चा जाता है ना, लाल पर्ची जाती है, उसकी लाल पर्ची जाती है चुनाव में, जो भी मोहल्ले में होते हैं थोड़ा लफड़ेबाज टाइप के लोग। इनका ये तो 1925 से लफड़ेबाज है, इनका तो पहले कागज मांगना चाहिए था भाई। हाँ, बहुत सीधा सपाट बात करता हूं, ये 25 से लफड़ेबाज रहे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में संदेहास्पद रहे, ये गांधी की हत्या में संदेहास्पद रहे, वहां से लेकर के और इस देश में हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, धार्मिक विभाजन, हर जगह यही थे, हर जगह इनका नाम था। इनका कागज क्यों नहीं मांगा? इसका जवाब हम भाजपा से नहीं मांगते, इसका जवाब कांग्रेस को, और कांग्रेस क्या जवाब देगी? वही भोग रही है, जस करनी तस भोगहु दाता, वही भोग रही है। लेकिन उनके भोगने का हमको नहीं दुख है, वो और भोग ले, देश भोग रहा है। एग्जैक्टली, देश नहीं भोगना चाहिए, बिल्कुल। कांग्रेस भोगे, हमें क्या लेना देना है, कांग्रेस और भोगे, देश भोगना है। इजाजत दीजिए, देखिए कब तक देश भोगता है, कब तक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कब तक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इंतजार करिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।